खेट कौतुकम किसकी रचना है, कोई बताएगा? इनकी कई सारी रचनाएं, खेट कौतुकम है एक रचना इनकी, खेल कौतुकम, क्या बोलेंगे? एक इनकी रचना है जिसका नाम है खेल कौतुकम, खेल कौतुकम करके है, कौतुकम, ये भी याद रखिएगा। मतलब खेट कौतुकम, खेल कौतुकम अलग है। श्रृंगार सोरठा इनकी एक रचना है, श्रृंगार सोरठा, तो श्रृंगार सोरठा भी इनकी रचना देखने को मिलती है। आप लोग आंसर बताएंगे ये कौन है, जल्दी जल्दी। संस्कृत श्लोक, संस्कृत श्लोक एक रचना इनकी देखने को मिलती है, ये भी। लेकिन पूछा जाता है खेट कौतुकम, खेल कौतुकम, ये रचनाएं पूछ सकता है अगर थोड़ा सा वैसे पूछेगा तो। एक इनकी रचना और है, मदनाष्टक कहा जाता है, मदनाष्टक इनकी रचना है एक। ये कौन है, कोई बताएगा मुझे? आंसर करके बताओ भाई सभी लोग। चलो एक और दे देता हूं रचना इनकी, रास पंचाध्यायी भी है, रास पंचाध्यायी। वैसे रास पंचाध्यायी कई रचनाकारों की है, लेकिन इनकी भी रास पंचाध्यायी है, याद रखिएगा, ये भी इनकी रचना है। एक रचना और है इनकी, नगर शोभा, नगर शोभा, ये कौन है, कोई बताएगा मुझे? रहीम है। देखिए रसखान की एक रचना है जिसका नाम है वो क्या बोलते हैं आपकी, कौन सी, प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका लिखा है इन्होंने, तो प्रेम वाटिका के बारे में पूछा जाता है। बाकी इनके पद मिलते हैं, मानुस है जो वही रसखान, मानुस है जो वही रसखान, मानुस है जो वही रसखान, वही रसखान, ऐसी रचना मिलती है, मतलब इनके पद मिलते हैं। या लटुकी और कामरिया, या लटुकी, लटुकी अरु कामरिया, अरु, या लटुकी अरु कामरिया, अरु कामरिया, ठीक है ना। और एक सुना होगा, वन पे सिर पे वनमाल विराजत है। चलिए, तो प्रिया पटेल जी हैं हमारे साथ, सुमित जी हैं, रवि सिंह जी हैं, आरती देवी हैं, अंकित जी हैं, सत्यवीर जी हैं, और कई सारे आ गए हैं, सभी का स्वागत है। ये रचना खुद लिख गए, हमको फंसाए गए ऐसे ही होता है। तो ये आपके रहीम दास जी हैं, आपके कौन है भाई? रहीम दास जी हैं। ये रचनाएं जो है, खेल कौतुकम, खेट कौतुकम, आपका श्रृंगार सोरठा, संस्कृत श्लोक, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, ठीक है, ये सब इन्हीं की रचना है। बरवे नायिका भेद करके एक रचना है इनकी, इतना गहराई में वैसे जाने की आवश्यकता है नहीं आपको, लेकिन चलते हैं। बरवे नायिका भेद, बरवे नायिका भेद इन्होंने लिखा है, नायिका भेद मतलब बरवे में मिलती है इनकी, बरवे छंद में मिलती है, नायिका भेद करके है, ठीक है। बरवे भक्ति परक भी है इनकी, अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख देता हूं, बरवे भक्ति परक, बरवे भक्ति परक, भक्ति परक रचना है, इतना याद, भक्ति परक, इतनी रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। रहीमदास जी हैं, सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्लियर। अगला कह रहा विज्ञान गीता किसकी रचना है? तो विज्ञान गीता ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? आप कहोगे सर ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। और ये किसका है, कोई बताएगा? ये आपका व्यास जी हैं, या फिर बाल गंगाधर तिलक हैं, केशव दास हैं, या चिंतामणि है? विज्ञान गीता लिखा है इन्होंने। इन्होंने रसिक प्रिया की रचना करी है, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया लिखा है इन्होंने, ध्यान रखिएगा। तो विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, ये इन्हीं की रचना है, जिसमें आपका क्या कहते हैं, केशव दास जी की रचना है, याद रखिएगा। एक बार आंसर करेंगे सभी लोग, कौन कौन आ गया है? तो रचनाकार भी मैं चलता रहूंगा लेकर के, ठीक है, तो इनको भी पढ़ते रहिएगा मेरे साथ में। एक बार आंसर करेंगे सभी लोग, क्या क्लियर हो रहा है, सभी को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, इनमें से किस विकल्प का संधि गलत है, जरा बताइएगा। इसमें विकल्प का किसका गलत है? लोकोपचार, लोक प्लस उपचार। तो यहां से जब तोड़ोगे, यहां से क्या निकलेगा? यहां से आ निकलेगा, और यहां से भी ऊ निकलेगा, दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? दोनों मिलकर के ओ बनेंगे, तो ये लोकोपचार हो जाएगा। कौन सी संधि आप कहोगे सर? गुण संधि का उदाहरण। किसका उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है, इसका मतलब ये सही है। कदापि कह रहा, कदापि, कदा प्लस अपि कह रहा है, प्रत्युपकार, प्रत्य प्लस उपकार कह रहा है, सप्त ऋषि, सप्त प्लस ऋषि कह रहा है। अब देखो, इसको जब तोड़ोगे तो यहां से क्या निकलेगा? आप कहोगे सर यहां से निकलेगा प्रति, और उसके बाद क्या निकलेगा? उपकार निकलेगा, ध्यान रखिएगा। यहां पे आपका यण स्वर संधि का उदाहरण है। किसका है बच्चे? यण स्वर संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा। तो गलती कहां पे? बोलो सर गलती यहीं पे है। आंसर कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। कदा धन अप, यहाँ पे आ निकलेगा और यहां से भी आ निकलेगा, दोनों मिलके दीर्घा बनेंगे। स्वर संधि का उदाहरण, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। सप्त ऋषि में संधि का नाम बता दो जरा, क्या होगा? सप्त प्लस ऋषि, सही लिखा हुआ है। यहां से आ निकलेगा और यहां से री आएगा। जब आ और आ के साथ री मिलेगा तो क्या बनेगा? आप कहोगे सर अर बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा? आपका सप्त ऋषि बनेगा। अब आपको ये बताना है कि ये किसकी रचना है, जल्दी, वो सॉरी, आपका कौन सी संधि है, बताइएगा। वेरी गुड, हेमलता जी का आंसर आ गया। बोलो सर ये गुण संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा भुजदंड में कौन सा समास है, कोई बताएगा? भुजदंड में समास कौन सा है?
भुजदंड में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है। आंसर सभी लोग करिएगा, स्पीड में थोड़ा सा आंसर करेंगे। तो इसको जब आप तोड़ोगे तो क्या निकलेगा आपको? सर दंड रूपी भुज। दंड रूपी क्या है? बोलो सर दंड रूपी भुजा। दंड रूपी भुजा, भुज मतलब भुजा हो गया, तो यहाँ रूपी निकल आया, मतलब क्या हो गया आपका? कर्मधारय समास हो गया। डी आंसर क्या करेंगे? राइट करेंगे। क्लियर हो रहा है ना सभी को? वेरी गुड जी। आनंद मग्न शब्द में समास कौन सा होगा बताइएगा? किसकी बात कर रहा है? आनंद मग्न की बात कर रहा है। आंसर करके बताएंगे सभी लोग। अभी बेटा क्लास में हूं, क्लास के बाद बात करूं क्या? हाँ, अभी जीडी वालों का पेपर चल रहा है, बच्चे बेचारे फोन करते रहते हैं, विनय भैया ये, विनय भैया वो, विनय भैया वो, तो कभी कभी उठाना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें। आप लोगों का साथ नहीं देंगे तो फिर मेरा साथ कौन देगा? वेरी गुड, क्या बात है। आनंद में मग्न हो रहे हैं भैया, आनंद मग्न। तो आप क्या बोलोगे? कौन सर? आनंद में मग्न हो रहे हैं, आनंद में मग्न हो रहे हैं, मग्न। तो यहां क्या आ गया? आप कहोगे सर यहां अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति आ रही है, तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर अधिकरण तत्पुरुष होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट होगा। कवितावली के रचनाकार कौन है बताएगा? कवितावली, दोहावली, जल्दी जल्दी आंसर करो भैया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। अब इसके बारे में तो पता होगा यार। कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, रामलला नाहछू, रामलला नाहछू, नाहछू, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, जानकी मंगल, ठीक है ना, हनुमान अष्टक, हनुमानाष्टक, हनुमानाष्टक, मदनाष्टक किसकी है? रहीम जी की। ये किसकी है आपको बताना है, ठीक है। सूरदास जी, आ जाओ, इधर ही लिख देता हूं, सूर सारावली। हाँ जी जी जी। 2.5 लाख पद आवेदक आए हैं। अच्छा, जो अभी वैकेंसी आई थी 3284, जो 3284 जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी थी, उसमें जो दावेदार हैं या आवेदक कह लें, यहाँ पे आवेदक कितने हैं? 2.5 लाख आवेदक हैं, 2.50 लाख। और जो स्टेनो की वैकेंसी थी, जो स्टेनो था, स्टेनो, तो स्टेनो में आपके कितने हैं? 50,000। स्टेनो में कितने हैं? 70,000, सॉरी 70,000। स्टेनो में आपके 70,000 दावेदार हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, जूनियर असिस्टेंट जो आई थी आपकी 3284, उसमें 2.5 लाख लोगों ने, मतलब इसको भाग करना, एक सीट पे कितनी फाइट है और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, चलो आ जाओ, तो इसको लिख लेते हैं। ये हो गया आपका सूर सारावली, सूर क्या बोलते हैं, इनकी रचना है साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सागर, नल दमयंती, नल दमयंती, इनकी रचना एक व्यालो, व्यालो, एक इनकी ये रचना है, ठीक है। उसके बाद आते केशवदास जी, इनकी अभी आपने पढ़ा कौन सी? विज्ञान गीता। इनकी रचना आपने पढ़ी रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, ठीक है, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया। और इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे कवि प्रिया है, कवि प्रिया है, कवि प्रिया लिखा है इन्होंने, ठीक है ना। इन्होंने नक्सिक की रचना करी है, नक्सिक लिख दीजिएगा, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इन्होंने नक्सिक भी लिखी है, याद रखिएगा, ये भी इनकी रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका करके मिलती है एक, जहांगीर, जहांगीर जस चंद्रिका, तो जहांगीर जस चंद्रिका मिलती है कि याद रखिएगा, इनकी रचना है, ये रचना याद रखिएगा। तो ये जो है कवितावली, ये किसकी रचना है? बोलो सर ये तुलसीदास जी की रचना है, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी है, क्या बोलेंगे? रामचरितमानस की रचना करी है इन्होंने, याद रखिएगा। तो ये भी आपकी इन्हीं की आ जाएंगी। क्लियर है सभी को? एक बार आंसर करिएगा, बहुत बढ़िया। शॉर्टलिस्ट कितने नंबर तक आ सकता है इसमें? शॉर्टलिस्ट ये मान के चलो यार 2.5 लाख है, 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, सबका आएगा, टेंशन मत लो। तोड़ती पत्थर आपने सुना होगा, देखा मैंने उसे, कहां पे? इलाहाबाद के पथ पर। लेकिन यहाँ गया तोड़ती पत्थर, किसकी रचना है बताइएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी,
झांसी की रानी लिखा है इन्होंने। इन्होंने लिखा है मेरा नया बचपन, मेरा नया बचपन। इनकी एक रचना है वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, हो बसंत, एक रचना इनकी ये है। ठीक है। महादेवी वर्मा की अगर आप बात करोगे तो महादेवी वर्मा इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें यामा सबसे प्रसिद्ध है क्योंकि इसको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद इनकी रचना है, जैसे आपने कहा यामा हो गया, निहार हो गया, निहार, नीरजा हो गया, ठीक है ना, नीरजा है, गिल्लू है, गिल्लू, मेरा परिवार है, मेरा परिवार से इनको प्रसिद्धि मिली थी। स्मृति की रेखाएं, क्या बोलेंगे, स्मृति की रेखाएं इनकी रचना है, याद रखेंगे। ठीक है ना। अतीत के चलचित्र इनकी रचना है, याद रखिएगा, अतीत के चलचित्र याद रखिएगा, चलचित्र इनकी रचना है। ठीक है। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, दीप शिखा, दीप शिखा इनकी रचना है, सांध गीत इनकी रचना है, सांध गीत। तो ये इतनी रचनाएं इनकी इनफ है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? एक बार सभी लोग आंसर करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचनाएं अगर आप देखोगे तो इनकी एक रचना का नाम है परिमल, इनकी एक रचना है जिसका नाम है कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता। इनकी एक रचना है जिसका नाम है राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, शक्ति पूजा याद रखिएगा, ये भी खूब पूछी जाती है। तो परिमल है, कुकुरमुत्ता है, राम की शक्ति पूजा है। इनकी एक रचना है जिसका नाम है अनामिका, याद रखेंगे, अनामिका। इनकी एक रचना है जिसका नाम है क्या बोलते हैं आपका, तुलसीदास करके, इन्होंने तुलसीदास एक रचना लिखी है, ये खूब पूछी जाती है आपकी, तुलसीदास किसकी रचना है, तो इन्हीं की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी की अगर आप बात करोगे तो इनकी रचना तो आपको पता ही है कि भैया हिम तरंगिणी है, हिम तरंगिणी याद रखिएगा, जिसके लिए 1955 में इनको प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद क्या बोलेंगे, युगचरण इनकी रचना है, युगचरण याद रखिएगा। हिम किरीटिनी इनकी रचना है, हिम किरीटिनी, किरीटिनी इनकी रचना है। और क्या बोलेंगे, पुष्प की अभिलाषा इनकी रचना है, पुष्प की अभिलाषा, अभिलाषा ये भी इनकी रचना है, याद रखेंगे। ये सब रचनाएं किसकी, इनकी है। अच्छा, तोड़ती पत्थर ये किसकी रचना है, तो आपको होगा सर ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, याद रखेंगे। एक बार आंसर करिएगा सभी लोग। स्टेनो का कितना जाएगा, स्टेनो 70,000 शायद फॉर्म पड़े हैं। चलिए, क्लियर है सभी को? हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये ऐसे इनका पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से, जरा बता। भीड़ है, प्राण है, दर्शन है, हस्ताक्षर। देखिए कभी कभी शब्द आते हैं आपके सदैव एक वचन वाले, तो अगर आपके सदैव एक वचन वाले शब्द आ जाए, क्या बोलेंगे, सदैव एक वचन वाले शब्द आ जाए, तो आप कैसे कर रहे होगे उनको सदैव एक वचन में। जैसे आपने कहा जितनी भी आपकी भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञाएं किस में आती हैं, तो भाववाचक संज्ञाएं जितनी भी हैं आपकी सदैव एक वचन में आएंगी। उसके बाद जितने भी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किस में आएगी बच्चे, द्रव्यवाचक संज्ञा भी सदैव एक वचन में आएगी। उसके बाद कुछ शब्द है जैसे जनता हो गया, ठीक है, सहायता हो गया, सहायता भाववाचक है आपका, सहायता है। वर्षा है, वर्षा बोलेंगे, ठीक है ना। अग्नि बोल देंगे, अग्नि, ये सब पूछे गए शब्द हैं। वायु बोल देंगे आपसे, बारिश बोल देंगे। और ताश बोल देंगे, ताश आपका आता है, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे, ताश हो गया। उसके बाद एक शब्द और आता है बड़ा प्यारा सा, भीड़ बोल देंगे, भीड़ इसी में आएगा आपका, ठीक है ना। हर एक, प्रत्येक, हर एक हो गया, प्रत्येक हो गया, ये सब किसके, सदैव एक वचन में आते हैं, ध्यान रखें। अच्छा, प्राण है, दर्शन है, हस्ताक्षर है, ये सदैव बहुवचन में आते हैं। किस में आते हैं, ये आपके सदैव बहुवचन में आते हैं, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताइएगा। किस में आते हैं बच्चे, ये सदैव बहुवचन में शब्द आते हैं, याद रखेंगे। आप सदैव बहुवचन वाले शब्द याद रखना, जैसे प्राण तो हो ही गया, खैर। आंसू बोलेंगे, आंसू, ठीक है ना, आंसू है। और क्या कहेंगे, कैंसर। और आपका समाचार हो गया, समाचार, समाचार हो गया। दाम हो गया, दाम। अक्षत सुना होगा आपने, एक शब्द होता है अक्षत। लोग सुना होगा, लोग, जो आदरणीय शब्द हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं आपका, दर्शन, हस्ताक्षर, समाचार। ये आपने कहा चाल चलन, चाल चलन, चाल चलन भी इसी में आएंगे,
ठीक है ना, चाल चलन भी इसी में है। तो ये शब्द किस में आ जाएंगे, बोलो सर ये सदैव बहुवचन में आएंगे। यहाँ पे जो बचा भीड़ शब्द आपका, ये किस में आ जाएगा, ये सदैव एकवचन में आएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है। अब ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, मथुरा है या वाराणसी है, बताएंगे सभी लोग। वाराणसी में कौन सी बोली बोली जाती है, वाराणसी में काशिका बोली बोली जाती है। क्या बोलेंगे, काशिका बोली बोली जाती है, काशिका बोली। अगर आपसे पूछे काशिका बोली कहाँ की है, तो काशी की है, मतलब बनारस की है, ध्यान रखिएगा। और ब्रज भाषा का केंद्र आपका कहाँ रहता है बच्चे, मथुरा में रहता है। सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है, कोई बताएगा। जिसमें सभी शब्द स्त्रीलिंग हो वो आपको आंसर करना है। उल्लू, सभा, आंख, केचुआ, फौज, प्रजा, चील, जोंक, कोयल और भेड़िया, टोली, बाघ। आपको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। अब देखो उल्लू क्या है, पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मादा उल्लू होगा, याद रखिएगा। क्या बच्चे, मादा उल्लू हो जाएगा। सभा और आंख ये क्या है, दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, याद रखेंगे। क्या है, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा देखिएगा, केचुआ, केचुआ का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो आपका मादा केचुआ हो जाएगा, मादा केचुआ होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, केचुआ हो जाएगा। फौज क्या है आपका, फौज आ रही है, फौज और प्रजा, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं आपके। कैसे बच्चे, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा देखिएगा यहाँ पे, भेड़िया, टोली और बाघ। तो भेड़िया और आपका बाघ ये दोनों क्या है, ये दोनों पुल्लिंग है। देखो ऐसे करता, भेड़िया क्या है, बोले सर पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग, ठीक है ना। बाघ क्या है आपका, बाघ का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाघिन होगा, बाघिन हो जाएगा, ठीक है ना। टोली क्या है आपका, स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा। बचा कौन सा है, चील, जोंक और कोयल। तो ये तीनों के तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, क्योंकि चील का अगर पुल्लिंग बनाना है तो नर चील करोगे आप, ठीक है। और अगर जोंक का पुल्लिंग बनाना है तो नर जोंक करोगे आप, नर जोंक। और अगर का कोयल का पुल्लिंग बनाना है तो नर कोयल करोगे, याद रखिएगा। क्या करोगे, नर कोयल करोगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक बार आंसर बताएगा, सभी को क्लियर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखेंगे, आंसर हो गया सी। कह रहा वह सचमुच नौकरी छोड़कर विदेश चला गया में रेखांकित क्रिया विशेषण के भेद को बताइएगा। वह सचमुच नौकरी छोड़कर विदेश चला गया, यहाँ सचमुच जो है ये कौन सा शब्द है, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, संयुक्त क्रिया विशेषण या संयोजक क्रिया विशेषण, आंसर करेंगे। ब्रज भाषा की चलिए आंसर करिएगा सभी लोग। हेमलता जी आप टीजी पीजीटी का पेपर दे रहे हो क्या, कौन सा पेपर दे रहे हो आप, जल्दी जल्दी बताओ। वह सचमुच नौकरी छोड़कर विदेश चला गया, इसमें कौन सा होगा। तो इससे पूछो चला गया ये क्या है बच्चे, क्रिया है। और इससे पूछो कैसे गया, तो ये कह रहा है सचमुच गया। तो कैसे, आपने क्या पूछा, आपने पूछा कैसे। जब क्रिया में आप पूछते हो कैसे और क्रिया की विशेषता बता रहा हो, मतलब तरीका पूछ रहे हो आप, ढंग पूछ रहे हो। तो जब क्रिया के होने का तरीका और ढंग पूछे तो क्या बोलेंगे, वहां पे आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, याद रखेंगे। अगर यहीं पे नाप तौल पूछे, मात्रा पूछ ले क्रिया की, भैया कितना, ऐसे करके संयुक्त क्रिया, संयोजक क्रिया विशेषण क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। संयोजक क्रिया विशेषण जैसे आपने कहा कि जब आप आओगे तो मैं भी नहीं, जब आप आओगे तब मैं भी आऊंगा, ठीक है। तो ये जो है आपके संयोजक वाले, इनको संयोजक बोलते हैं। जब, तब, जैसा, वैसा, जितना, उतना, ऐसे शब्द आ जाए तो ये संयोजक क्रिया विशेषण होते हैं, याद रखिएगा। अगला कह रहा पुस्तक पढ़ी जाती है में प्रयुक्त वाच्य कौन सा होगा, बताएंगे। तो कृतवाच्य में मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, दो वाक्य बनते। पहला वाक्य कैसे बनता है, पहले वाक्य में कर्ता होगा, कर्ता के साथ में ने विभक्ति होगी। अगर कर्ता के साथ में ने विभक्ति है तो वो सदैव कृतवाच्य होगा। या फिर आपका कर्ता कैसा हो, कर्ता विभक्ति रहित हो, कर्ता के साथ कोई विभक्ति ना हो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आपका कृतवाच्य होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप देखोगे भाववाच्य की बात करोगे तो भाववाच्य में पहली कंडीशन क्या होती भैया, कर्ता होगा वाक्य में, कर्ता के साथ में से विभक्ति होगी या फिर के द्वारा विभक्ति होगी, से विभक्ति या के द्वारा विभक्ति होगी, के द्वारा। और क्रिया कैसी होगी बच्चे, अकर्मक क्रिया का योग होगा, अकर्मक क्रिया होगी हमेशा, ये पहली कंडीशन। और दूसरे वाक्य में क्या होता है, केवल क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया, इसके साथ ना कर्म होगा ना कोई कर्ता होगा, केवल अकर्मक क्रिया। हाँ क्रिया की विशेषता भले बता सकता है। कर्मवाच्य की भी आपकी दो कंडीशन होती हैं, ध्यान रखेंगे। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन यह है कि कर्ता होगा, कर्ता के साथ से विभक्ति होगी या फिर के द्वारा विभक्ति होगी, के द्वारा।
और उसके बाद कर्म होगा, कर्म के बाद क्रिया होगी, मतलब सकर्मक क्रिया होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, केवल कर्म होगा और कर्म के बाद क्या होगी, क्रिया होगी। ये स्क्रीनशॉट भले लेना या लिख लेना कहीं पे, ये मूल मंत्र दे रहा हूं जो पूरा वाच्य आपका खत्म करता है, मतलब पूरा टॉपिक आपका खत्म कर देगा। सुनैना जी पढ़ाई करिएगा प्लीज, बड़ा मन से क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छे से समझ के पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से समझ के पढ़ लीजिएगा, वरना मैं नहीं जानता फिर हंसते ही हंसते कट जाएंगे रास्ते और पता भी नहीं चलेगा कब हो गए नमस्ते। तो यहां क्या कह रहा देखिएगा, यहां कह रहा है कि पुस्तक क्या है भैया, कर्म है, और कर्म के बाद क्या है, देखो पढ़ी जाती है, ये क्या है, क्रिया है। देखो कोई वाक्य मिल रहा है क्या आपको, अगर मिल रहा है तो कौन सा मिल रहा है, आंसर करके बताओ आप लोग, आंसर कौन सा होगा जल्दी से। बहुत बढ़िया राम कुमार राजपूत जी, बहुत शानदार। कौन सा, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा देखिएगा, पुस्तक पढ़ी जाती है, यहां क्या हो जाएगा, बोलो सर ये कर्मवाच्य होगा क्योंकि कर्म है और उसके बाद क्रिया है, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी बोली जाती है, एक गाना आया था, आरा में दोबारा मत आई बोना, ऐसे कुछ था उसका, पवन सिंह जी का गाना है। तो आप देखोगे यहाँ पे अवधि कहां बोली जाती है, अवधि का क्षेत्र मैं बता चुका हूं आपको, अवधि का क्षेत्र कौन सा है, मुख्य रूप से अयोध्या है। अयोध्या के बाद बाराबंकी में आ जाओ, बाराबंकी, बाराबंकी हो गया आपका, बाराबंकी, बाराबंकी, बाराबंकी हो गया, ठीक है ना। बाराबंकी के बाद आप इधर थोड़ा आ जाओ, सुल्तानपुर चले जाओ, सुल्तानपुर भी हो गया आपका। सुल्तानपुर के बाद आप रायबरेली की तरफ मुड़ जाओ, तो रायबरेली भी आपका हो गया। फिर इधर ही थोड़ा सा लखनऊ भी चले आना, रायबरेली में आए हो तो मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हो। फिर आपको थोड़ा उल्टा लेके जाऊंगा, गोंडा पहुंचाऊंगा आपको, गोंडा के बाद फिर आप बहराइच भी आपको आना पड़ेगा, बहराइच के बाद फिर उधर थोड़ा सा सीतापुर भी जाना पड़ेगा आपको, सीतापुर चूंकि बहराइच से सटा हुआ है, और लखीमपुर भी फिर आपको थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, दुधवा नेशनल पार्क की। ये सब जो क्षेत्र हैं अवधी भाषा के बोले जाते हैं। कौरवी भाषा जो है, ये कौरवी को खड़ी बोली कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, इसको खड़ी बोली कहते हैं, ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली की तरफ जब आप जाओगे ना तो थोड़ा सा उधर बढ़ जाना, जैसे मेरठ हो गया, बागपत हो गया, बागपत, बड़ौत हो गया, बड़ौत, बड़ौत, ठीक है ना, बुलंदशहर हो गया, बुलंदशहर, बुलंदशहर, और तमाम ऐसे सहारनपुर, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं। उसके बाद आप आओगे मैथिली भाषा, ये आपकी बेसिकली बिहार में बोली जाती है, कहाँ पे, वो भी पूर्वी बिहार में, कहाँ बोली जाती है आपकी, पूर्वी बिहार में बोली जाती है, याद रखिएगा। बचा कौन सा, भोजपुरी, तो वाराणसी हो गया, गोरखपुर हो गया, आरा हो गया, इनके मध्य में भोजपुरी बोली जाती है, और यूपी में सबसे ज्यादा भोजपुरी बोली जाती है, बांगरू हरियाणवी को बोलते हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ गयो नहीं, नैनंद जे के जल से पग धोए। हाँ, पूर्वांचल में लगभग भोजपुरी। मैंने क्या कहा, कह रहा है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ गयो नहीं, गयो मतलब हाथ नहीं लगाया, और नैनन के जल से पग धोए, मतलब इतनी बड़ी बात, नैनों के जल से पग धो दिए। तो लास्ट वाली लाइन अगर आपको मिले कि नैनों के जल से पग धोए, मतलब अतिशयोक्ति अलंकार है। लेकिन यहां पे पूछ रहा है कौन सा रस होगा, तो श्रृंगार रस, जहां पे प्रेम होता है, जहां पे रति होती है, प्रेम होता है वहां पे। लेकिन यहाँ पे प्रेम तो है, लेकिन करुणा भी तो है यार। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ गयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो यहाँ क्या कह रहा है भैया, यहाँ कृष्ण जी रो रहे हैं, और अगर कृष्ण जी रो रहे हैं तो कौन सा होगा बताइएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है, तो गुस्से वाली बात तो कोई कर नहीं रहा है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, तो यहाँ निर्वेद की भी बात नहीं कर रहे हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, करुणा में रो रहे हैं भाई, तो करुणा हो जाएगा, करुण रस होगा, जिसका स्थायी भाव शोक होता है, कि शोक में आंसू निकाल रहे हैं कि हे सुदामा तुम अभी तक कहां थे, तुम कन्हैया के पास आए क्यों नहीं। ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, जिसने इसका आंसर कर दिया मैं समझ जाऊंगा हिंदी उसकी तगड़ी है, बाई गॉड सच बता रहा हूं। रचनाकार तो अपनी जगह पे अलग ही हैं, उनको तो हमें याद करते ही रहना है, लेकिन जिस बंदे ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, मैं समझ जाऊंगा उसकी तैयारी एकदम लल्लन टॉप है। अब आपकी तैयारी में कुछ नहीं, अब आप हिंदी को बस ऐसी कंटिन्यू करते रहिए, बाकी आप तैयारी करिए और सब्जेक्ट पे फोकस करिए। कई लोग कह रहे सर करण कारक होगा, अच्छा जी। हेमलता भी कह रही करण कारक होगा, कोमल जी कह रही आंसर सी होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और हर्ष कह रहे संप्रदान होगा, चाहे इसके लिए मुझे लड़ाई क्यों ना करनी पड़ जाए, और रवि सिंह कह रहे संप्रदान होगा, कह रहे इसके लिए चाहे उठक बैठक लगानी पड़ जाए अगर गलत निकला है। तो इतनी चैलेंज आ रहे हैं, मतलब कुछ तो इस पे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। तो ईश्वर ने सुनने को दोनों कान दिए हैं, मतलब सुनने को,
किसके लिए दिए हैं? तो सुनने के लिए दिए हैं। क्या बोलेंगे? ईश्वर ने सुनने, बेशक को विभक्ति है लेकिन देने के अर्थ में क्रिया आ रही है, और ईश्वर ने तुमको कान दे दिया, कह रहा है वापस नहीं लेंगे, ले जाओ, तो देने के अर्थ में क्रिया भी आ रही है, और ऐसा देना कि वापस नहीं लेना। भाई ईश्वर कान थोड़ी वापस लेगा। दूसरी बात, सुनने के लिए दिए हैं, तो यहां क्रिया किसके लिए की जा रही है? कान। भाई कान सुनने के लिए, सुनने को 2 कान दिए, तो सुनने के लिए 2 कान दिए, तो यहां पे देने के अर्थ में क्रिया आ रही है, वो ठीक है। मतलब अगर आपने कहा मैं कानों से सुनता हूं, मैं कानों से सुनता हूं, वैसे तो ये वाक्य गलत है, लेकिन मैं लिख रहा हूं मैं कानों से सुनता हूं, वैसे ये वाक्य गलत है, खाली कह दो मैं सुनता हूं। सभी कानों से सुनते हैं, आंखों से कोई नहीं सुनता। तो यहां पे ये जो कान है ये करण कारक होगा। ये क्या है? ये करण कारक होगा। लेकिन यहां पे जो कान आपका सुनने के लिए है वो क्या है? आपका संप्रदान कारक है। संप्रदान वाले 21 तोपों की सलामी। बी टारगेट कह रहे बी होगा, चाहे कुछ भी करा लो, 100% बता रहे थे बी। गलत हो गया ना? चलो अगला देखिएगा। ईश्वर ने सुनने के लिए दी है, ठीक है ना। अगला कह रहे इनमें से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग किया गया है? मैंने पूरा मंत्र बता दिया आपको, अगर इसका आंसर अभी भी आप ना कर पाए तो फिर आपकी दिक्कत है भाई। आंसर करेंगे सभी लोग। सचिन कह रहा हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में देख लेना, कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। सचिन समझ रहे हो, कोर्ट का तो मामला जानते हो तुम। अच्छा, विवेक सर ने बताया होगा। अब देखो विवेक सर की बात अलग है भाई, अब कौन से विवेक सर की बात कर रहे हो? वैसे तो विवेक सर की बात अलग है, लेकिन अगर विवेक सर ने बताया तो एक बार फिर से रिसर्च मारिएगा और विवेक सर से कहिएगा कि विवेक सर एक बार फिर से देखिए प्लीज। एक विनय भैया है हमारे, उन्होंने ये बताया था, ट्राई करके देखिएगा, हो सकता है मान जाए। स्वागत है आपका श्री राम हिंदू जी। अब कह रहे छात्रों द्वारा सजावट की गई। अब छात्र क्या है? देखो कर्ता है, यहाँ पे कर्ता के साथ देखो द्वारा विभक्ति लगी हुई है, और उसके बाद क्या किया गया? सजावट। देखो कर्म है, कर्म के बाद की गई ये क्या है? क्रिया है। देखो पूरा वाक्य बना रहा हूं मैं, मतलब ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर ये कर्मवाच्य हो जाएगा। ये क्या होगा मेरे भाई? ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, याद रखेंगे। मजदूरों से दर्द के कारण उठा नहीं जाता। मजदूर क्या है? कर्ता है, से विभक्ति लगी है, दर्द का कारण अलग है, उठा नहीं जाता अकर्मक क्रिया है, सकर्मक नहीं है, मतलब कर्म नहीं है यहाँ पे, ये तो विशेषता बता रहा है, ये अवयव है के कारण, तो ये अवयव शब्द है, ठीक है ना, तो ये विशेषता बता रहा है, तो अकर्मक क्रिया यहाँ क्या हो जाएगा? आपको होगा सर भाववाच्य होगा। यहाँ क्या होगा बच्चे? यहाँ भाववाच्य होगा, भाववाच्य याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। तो नागरिक क्या है? कर्ता है, कर्ता के साथ क्या है? देखो द्वारा विभक्ति लगी हुई है। सफाई अभियान क्या है? ये कर्म है, और कर्म के बाद देखो चलाया गया, ये क्या है? क्रिया है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? इसका मतलब ये भी आपका कर्मवाच्य हो गया, याद रखेंगे, कर्मवाच्य हो गया। बचा कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, ये क्या है? कर्तृवाच्य। क्यों? क्योंकि मोहन कर्ता है, और देखो कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी है, तो जब कर्ता के साथ कोई विभक्ति ना लगी हो तो यही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कि श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा? सर जी कान शरीर से अलग थोड़ी है, कान तो शरीर में ही है, इसलिए करण कारक होगा। आओ इस पर थोड़ा डिबेट करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, मैंने इसलिए वाक्य भी लिख दिया इधर। अगर कहता मैं कानों से सुनता हूं, तो आप यहाँ पे कान क्या कर रहे हो? साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हो। आंखों से देखते हो, आंख क्या कर रहे हो? साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हो। तो जब कोई वस्तु साधन के रूप में प्रयोग हो तो करण कारक होती है, याद रखिएगा। करण कारक का मतलब साधन, करण कारक का मतलब सीधा से क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो, पहली बात। अब जिसके लिए क्रिया की जा रही है, जिसके लिए क्रिया की जा रही है, तो क्रिया किसके लिए की जा रही है? सुनने के लिए। तो कान तो बाद की बात है, सुनने के लिए पहले है। तो ईश्वर ने सुनने के लिए 2 कान दिए, मतलब सुनने को। यहां पे ये जो को विभक्ति है ये किसमें अंडरस्टूड हो रही है? आप कहोगे सर सुनने के लिए। तो जब सुनने के लिए दे रहा है, जैसे मां बच्चे के लिए दूध लाई, तो के लिए हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? समझ पाए? नहीं समझ पाए? इसका स्क्रीनशॉट मारो पटाख से। क्या नाम है आपका भाई? टारगेट जी। इसका स्क्रीनशॉट मारिए और विवेक सर को भेजिएगा, कह दीजिए विवेक सर, मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे, वो जानते हैं मुझे बहुत अच्छे से। अगर आप विवेक सर की बात कर रहे हो तो ये लिख दीजिएगा, विनय अवस्थी नाम है मेरा, ठीक है ना। और ऊपर टेक्स्ट बुक नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट बुक, और उनसे बोलिएगा स्क्रीनशॉट ले करके कि ये, और उसका व्हाट्सएप पे मुझे भेजिएगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ आगे, बस इतना कह सकता हूँ भाई, इतना भरोसा कर लो प्लीज। स्क्रीनशॉट ले लिया? नहीं लिया? ले लिया, अच्छा लिखा रहने दो, इतना भरोसा कर लीजिएगा,
ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है आगे। कह रहा श्वेत और स्वेद, देखिए श्वेत का मतलब सफेद होता है, ये तो आप सबको पता होगा, जग जाहिर है। तो सफेद कहाँ कहाँ है, इसको काट दो, इसको काट दो। स्वेद का मतलब पसीना होता है, प्रस्वेद बोलते हैं बेसिकली पसीने को, पसीना, पसीने को प्रस्वेद बोला जाता है। क्या बोलते हैं, प्रस्वेद, ये तत्सम शब्द है इसका। ये क्या है, ये इसका तत्सम शब्द है, ठीक है ना, वैसे स्वेद भी कहते हैं। तो यहाँ पे सफेद और पसीना, सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को। अगला का क्वेश्चन कह रहा है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा चलो छोड़ो, इधर आ जाओ। कौन राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृतांत है, वृतांत होना चाहिए था, वृतांत, यात्रा वृतांत है, बताइएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी, सागर की लहरों पर, या फिर ये, अरे यार 2 बार पेन गिरा है। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, एक रचना सुनी होगी आपने, आप लोग आंसर बताओ ना, जल्दी 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 आंसर बताओ, स्पीड में सभी लोग करेगा। चलो मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूं पहले। सागर की लहरों पर अगर आपसे पूछे किसकी रचना है, तो आप क्या कहोगे, भगवत शरण उपाध्याय एक हुए, भगवत शरण उपाध्याय जी हुए हैं, उपाध्याय, उपाध्याय को ओझा कहा जाता है तद्भव में, ठीक है, ये उन्हीं की रचना है, याद रखिएगा। अप्रवासी की यात्राएं किसकी है, तो डॉक्टर नगेंद्र साहब एक हुए, डॉक्टर नगेंद्र जी को जानते होंगे आप लोग, डॉक्टर नगेंद्र जी, ये अप्रवासी की यात्राएं इन्होंने लिखा है। उसके बाद मेरी यूरोप यात्रा, राहुल सांकृत्यायन जी का नाम सुना होगा आपने, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, सांकृत्यायन कैसे लिखा जाता है ये भी याद रखिएगा, सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन जी हैं एक, ये उनकी रचना है जिन्होंने लिखा है, इनकी कई सारी रचनाएं हैं। मेरी लद्दाख यात्रा इन्होंने लिखा है, मेरी, पेन चेंज करता हूं थोड़ा सा, देखिए जब साहित्य आप पढ़ते हो तो थोड़ा सा धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। मेरी लद्दाख यात्रा इनकी रचना है, याद रखिएगा, खूब पूछी जाती कि भैया मेरी लद्दाख यात्रा किसकी है। और उसके बाद क्या बोलेंगे, इन्होंने तिब्बत भी भाई इन्होंने घूमा था, तो मेरी तिब्बत यात्रा भी इन्होंने लिखी है, मेरी तिब्बत यात्रा। ये रसिया भी गए थे, रूस भी इन्होंने घूमा था, तो क्या बोलते हैं, रूस में ये रहे थे करीब करीब 25 महीने रूस में रहे थे ये 25 महीने, तो कहां पे लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, रूस में 25 वर्ष या 25 महीने, रूस में 25 महीने शायद रुके थे, 25 मास ऐसे कुछ था, 25 मास या 25 मास ही था ना, रूस में 25 मास इन्हीं की है। और इन्होंने एक रचना और लिखी है जिसका नाम, रचनाएं तो कई सारी हैं लेकिन पूछी जाती हैं आपसे कुछ ही, घुमक्कड़ शास्त्र, इन्होंने एक रचना लिखी है जिसका नाम है घुमक्कड़ शास्त्र। ये बड़े घुमक्कड़ आदमी थे, इनको घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी पैरों में पंख बांधकर, ये किसकी रचना है, आपकी रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, जिन्होंने एक रचना करी है गेहूं बनाम गुलाब करके, गेहूं बनाम गुलाब करके इनकी रचना है कि याद रखिएगा। इन्होंने एक रचना करी है, उड़ता जा रहा हूं मैं, उड़ता जा रहा हूं मैं, तो उड़ता जा रहा हूं मैं नहीं, उड़ता जा रहा हूं, यही इनकी रचना है, याद रखिएगा। और इन्होंने एक रचना और करी है जिसका नाम है शमशान भूमि और रंग भूमि एक ही है, ये भी इनकी रचना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर आपका सी वाला क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, जरा बताइएगा। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। आंसर करके बताइएगा सभी लोग, हाँ जल्दी जल्दी, हाँ स्पीड थोड़ा सा बढ़ाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, इतना स्लो चलोगे तो कैसे काम चलेगा। आप स्लो हो जाते हो तो हम भी स्लो हो जाते हैं, आप अगर स्पीड बढ़ा दो तो हमारी भी स्पीड बढ़ जाएगी, यही है भाई चलिए, मैं चुनाव से बड़ी दूर। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, कौन कौन से, एक वचन, उसके बाद द्विवचन होता है, द्विवचन, और उसके बाद होता है आपका बहुवचन, ठीक है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, बिल्कुल सही, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। संस्कृत में आपके 3 लिंग होते हैं, संस्कृत में आपके 3 लिंग होते हैं, 2 नहीं होते, यहाँ पे 3 करिएगा,
एक होता है नपुंसक लिंग, हिंदी में 2 लिंग होते, तो क्या कह रहा है गलत कौन, ये भी सही है। अच्छा लिंग वचन लिख दिया, सॉरी मेरे भाई, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, भारी मिस्टेक हो गया। यहाँ पे ये वाला इसको करिएगा। वचन 2 होते हैं, आपको पता ही है, एक वचन और दूसरा बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। अब कह रहा है निम्न में से असत्य, यही है डी वाला, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परुष का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? परुष का विलोम अपुरुष होगा, सरल होगा, कठोर होगा, कोमल होगा। अब देखिए यहाँ पे सरल का विलोम क्या होता है, सरल का विलोम देखो कठिन होता है पहला, उसके बाद क्या होता है जटिल होता है, और उसके बाद क्या होता है कुटिल भी होता है, याद रखिएगा। ये 3 विलोम होते हैं इसके। कठोर का क्या होता है बच्चे, कठोर का कोमल हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। अपौरुष होगा नहीं, वैसे पौरुष अगर होता, यहाँ अच्छा लिख देता हूं, अगर पौरुष होता पौरुष, ठीक है, तब अपौरुष हो जाता, लेकिन यहाँ परुष का भी क्या होगा, कोमल होगा, क्योंकि परुष का मतलब कठोर से ही लिया जाता है, वो अलग है। पुरुष अगर आपसे पूछता है, क्या पूछता है, पुरुष पूछता है तो स्त्री हो जाएगा, वो अलग बात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में अपूर्ण भूतकाल कौन सा है। तो मैं पूरे व्याकरण और पूरा साहित्य वगैरह का कॉम्बो लेकर के आ रहा हूं, ध्यान रखिएगा। बाकी कल से मैं उसके क्वेश्चन डालना स्टार्ट कर दूंगा, आपके डेली 1 या 2 क्वेश्चन पत्र लेखन के। रामू खाना खा रहा था, रही थी, रहे थे, जहां भी हो वहां क्या होगा, अच्छा रहा था, चुका है, चुकी है, ऐसे आ जाए, ये क्रिया है, क्रिया के ठीक बाद है आ जाए, इसका मतलब ये आसन्न भूत होता है। क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर आसन्न भूत होता है, याद रखिएगा। जाना है तो मुझे बाहर जाना, ये भविष्य की बात कर रहा है, आप सामान्य भविष्य में इसको रख सकते हो, इसको आप सामान्य भविष्य में रख सकते हो। हम घूमने जाएंगे सामना, इसके बारे में बताया था, एक गाना नहीं आता है, क्या बोलती तू आती क्या खंडाला, तो गाना सुना था, कहते गाएंगे जाएंगे नहीं, घूमेंगे नाचेंगे ऐश करेंगे और क्या, ये हो जाएगा। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अपूर्ण भूतकाल की बात कर रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था आ जाए, रही थी आ जाए लास्ट में, रही थी आ जाए, या फिर रहे थे आ जाए लास्ट में, या फिर आपका रहे थे, सॉरी, या फिर आपका ता था आ जाए, ता था, ती थी, ऐसे भी आ सकता है, ती थी और ते थे, अगर ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे, तब आप हमेशा क्या करिएगा, अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखिएगा, पंचानन में कौन सा समास है, कोई बताएगा? तो आप क्या कहोगे, 5 हैं आनंद जिसके, पंचानन मतलब 5 हैं, आनंद मतलब मुख, आनंद मतलब मुख जिनके, अर्थात कौन, तो पंचानन तो 2 लोगों को कहा जाता है भैया, शिव को भी कहा जाता है और सिंह को भी कहा जाता है, तो कुल मिला के तीसरा अर्थ प्रधान है यहाँ पे, बहुवरी समास आंसर होगा, बी वाला आंसर सभी लोग कर दीजिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा कि एक थी सारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, कोई बताएगा? एक थी सारा नामक ग्रंथ, मैं कहा कोई कहे तो मुझसे साहित्य मुझे पढ़ना है, मैं तो ऐसे ऐसे साहित्य लाऊं कि आप मजा आ जाएगा, और ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा नहीं, एग्जाम में भी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, आपने सुना होगा मोहन राकेश के बारे में, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन सुना होगा, एक दिन सुना है, नहीं सुना है? और एक और रचना इनकी आती है, लहरों के राजहंस, लहरों के जो इंपॉर्टेंट हैं उनको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, लहरों के राजहंस, ये भी इनकी रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। एक थी सारा नामक ग्रंथ किसकी है बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर करो भैया, अमृता प्रीतम है या फिर कौन है? इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम है आपका सुनहुड़े करके, इन्होंने एक रचना लिखी थी, अमृता प्रीतम जी, जिन्होंने लिखा था सुनहुड़े, सुनहुड़े करके रचना है, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दे दिया गया, मतलब नाम देख रहे हो, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इन्होंने एक रचना और करी थी कस्तूरी, इनकी एक रचना और मिलती है कस्तूरी के नाम से, ठीक है। और एक थी सारा, ये भी अमृता प्रीतम जी की ही रचना है, सी वाला आंसर सभी लोग करिएगा, सी ही राइट है आपका, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं आधे अधूरे किसकी रचना है, कोई बताएगा? तो ये भी पूछी गई है आपकी, आधे अधूरे अगर आ जाए, आधे अधूरे, तो आप क्या करोगे, इन्हीं को ठोक दीजिएगा। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। मोहन राकेश की एक रचना और आती है, कभी कभार मैं भी पूछ ले, लिख ही देता हूं, क्या जाता है, पैसे थोड़ी लगते हैं। पैरों तले जमीन, पैरों तले जमीन, ये वाली रचना और याद रखिएगा, अगर बाई चांस आ जाए तो लिख दीजिएगा। कहते हैं ना कि किस्मत खराब हो तो
ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। कह रहा है कि मृषण, कोमल, उन्मूलन, रोपण, आबाद, बर्बाद, अभिज्ञ का अनभिज्ञ कौन सा सही नहीं है विलोम? आंसर करके बताओ। हाँ, अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है अमृता जी को, में भी हो सकता है, लैंग्वेज तो नहीं याद है मुझे। मृषण देखिए कह रहा है कौन सा विलोम नहीं है। अब क्या होता है, अभिज्ञ मतलब जानकार, अनभिज्ञ मतलब जो जानकार नहीं है। आबादी है तो बर्बादी है, आबाद हुए तो बर्बाद भी होगे। उन्मूलन मतलब उखाड़ना, रोपण मतलब रोपित करना। मृषण का विलोम क्या होता है? मृषण का विलोम भैया रुक्ष होता है, रुक्ष मतलब रूखा, मृषण मतलब चिकना। कोमल का विलोम क्या होता है? कोमल का विलोम कठोर होता है, और अगर कठोर नहीं है तो परुष भी आप कर सकते हो, क्योंकि इसका विलोम परुष भी होता है। अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा अप्रत्यक्ष कर्म कौन से कारक में आता है, कोई बताएगा? बढ़िया क्वेश्चन है यार, इसके लिए थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। किसकी बात कर रहा है? अप्रत्यक्ष कर्म की बात कर रहा है। एक क्वेश्चन लिखता हूं, समझिएगा। इनका नाम क्या है भाई? इनका नाम है कोमल। कोमल गरीबों को खाना देती है, नहीं ठंडक गर्मी आ गई है अब तो। कोमल गरीबों को कंबल नहीं देगी, कपड़े देती है। कपड़े देती है, कह रही नौकरी लगेगी सर तब मैं दूंगी, कपड़े देती है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। कोमल क्या है भैया? करता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, किसको? गरीबों को। गरीब क्या है? कर्म है। क्या दे रही है? कपड़े दे रही है। कपड़े भी क्या है? कर्म है। देना क्या है बच्चे? क्रिया है सहायक क्रिया है आपकी। ठीक है, तो एक कर्म ये है और एक कर्म ये है। कर्म कितने हो गए? 2। ये पहला कर्म है और ये कौन सा है? दूसरा कर्म है। अब इसका पोस्टमार्टम देखिएगा, बड़े प्यार से सुनिएगा। ये जो पहला कर्म होता है ना, पहला कर्म हमेशा कैसा होता है? ये हमेशा अप्रत्यक्ष कर्म होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ये हमेशा प्राणीवाची होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपका दूसरा कर्म होता है वो हमेशा प्रत्यक्ष कर्म होता है। प्रत्यक्ष मतलब क्रिया के साथ में है। और ये कैसा होता है? ये आपका अप्राणीवाची होता है, हमेशा अप्राणीवाची, अप्राणीवाची होगा। ठीक है, ये आपका प्रधान कर्म माना जाता है। ये क्या है बच्चे? ये आपका प्रधान कर्म है। और ये क्या माना जाता है? आप कहोगे सर ये गौड़ कर्म माना जाता है। क्या मानते हैं इसको? गौड़ कर्म मानते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? सर यूपीपी की रनिंग में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमारा 11 बजे के बाद रनिंग होगा। तो भैया 11 बजे के बाद करिएगा, थोड़ा धूप वूप में दौड़ने का प्रैक्टिस डाल लीजिए। मैं बता दूं आपको 100 में से 55 फेल हो रहे हैं, नहीं हाँ 55 फेल हो रहे हैं, 55-56। तो रनिंग में स्टार्टिंग में काफी ज्यादा फेल होते हैं। अच्छा है कब आपकी रनिंग? जितनी रनिंग बाद में होती है उतना ज्यादा पास करे जाते हैं, ये भी बात होती है। हाँ, मतलब प्राणीवाची रखिएगा, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये गौड़ कर्म होता है, ये हमेशा प्रधान कर्म होता है, दूसरा कर्म हमेशा प्रधान होता है। और यहां पे अगर आपसे पूछे कौन सा कारक बन रहा है, तो देने के अर्थ में क्रिया आ रही है, मतलब संप्रदान कारक बन रहा है। बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है सभी को? 50% फेल हो रहा है। अगला कह रहा है वह आए तो मैं जाऊं, कौन सा भविष्य काल है बताइएगा? भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। एक होता है सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु मंदिर। 3 ही होते हैं, तीनों लिखे हुए। ठीक है, अब क्या कह रहा है? सामान्य भविष्य आएंगे जाएंगे, खाएंगे पिएंगे ऐस करेंगे, और क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके? और हेतु हेतु मत भविष्य, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर। वह आए तो मैं जाऊं, मतलब मैं कब जाऊं? जब वह आए। भविष्य की बात कर रहा है, तो एक क्रिया का होना जब दूसरी क्रिया पर निर्भर करे तो हेतु हेतु मत भविष्य काल होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है बालक खेल रहे हैं परंतु बालिकाएं पढ़ रही हैं। तो एक उपवाक्य ये हो गया और एक उपवाक्य ये हो गया। 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? परंतु। अगर आपसे मैं पूछूं कौन सा वाक्य है, तो आप क्या कहोगे? ये आपका संयुक्त वाक्य बना रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, यहां पे वाक्य नहीं पूछा है, वाक्य नहीं पूछा है। क्या पूछा है? कौन सा आपका अव्यय है। अगर संयुक्त वाक्य का इससे संबंध ना हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, चल रहा है? हाँ ठीक है। अब देखो समझना, जब एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य से जुड़ता है और कोई योजक जोड़ता है तो वहां समुच्चय बोधक अव्यय होता है। समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण, नाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जिसको संयोजक भी कहा जाता है। इसको संयोजक भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो या तो संयोजक दे देगा या समानाधिकरण दे देगा। और एक कौन सा होता है समानाधिकरण? एक होता है व्याधिकरण, एक होता है आपका व्याधिकरण अव्यय। व्याधिकरण या इसको विभाजक भी कहा जाता है। अब एक बात समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं।
समानाधिकरण जो आपके ये होते हैं संयोजक, ये आपके सारे संयुक्त वाक्य वाले होते हैं। जो संयुक्त वाक्य के योजक होते हैं ना, वो सारे संयुक्त ये समानाधिकरण होते हैं। और जितने भी आपके ये क्या बोलते हैं मिश्र वाक्य वाले योजक होते हैं, मिश्र वाक्य वाले योजक, मिश्र वाक्य के जितने भी योजक होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब आपके व्याधिकरण होते हैं। व्याधिकरण के भी आपके 4 भेद होते हैं, जैसे स्वरूप बोधक हो गया, कारण बोधक हो गया, ऐसे होते हैं ना, वो वाले हो गए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। देखो समुच्चय बोधक में 2 भेद, समानाधिकरण व्याधिकरण। सर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए मैं आपकी रिकॉर्डेड क्लास देखती हूँ, क्या वो बिल्कुल सफिशियंट है संगीता जी? केवल उन्हीं को देख डालिएगा और बढ़िया से एक एक क्वेश्चन अच्छे से देख डालिएगा, 100% काम होगा। गीता सबसे कुरूप है, इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है, कोई बताएगा? तो अगर मैं अवस्था की बात करूं, एकदम लाली छाई है, देख रहे हो यहाँ, अगर मैं बात करूं विशेषण की अवस्थाएं, तो विशेषण की जो अवस्थाएं हैं, विशेषण की अवस्थाएं, पता है हमारी स्पीड कौन रोक देता है? तीन भेद होते हैं, अवस्थाएं 3 होती हैं, ध्यान रखिएगा। हमारी स्पीड रोक देता है जो वो है साहित्य है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, प्रथमावस्था नहीं होती। गीता सबसे कुरूप है। देखो अगर केवल कहता कुरूप है, ये क्वेश्चन एक बार शायद पढ़ चुके हैं हम लोग, तो मूलावस्था हो जाता। अगर 2 में कंपेयर करके कहता से कुरूप है तो क्या हो जाता? तब ये उत्तरावस्था। और सब में कंपेयर करके अगर कह देता सबसे कुरूप है तो ये क्या हो जाता? ये आपका उत्तमावस्था हो जाता। ऐसी शब्द आता है सुंदर, अगर आपसे कहता सुंदर तो ये मूलावस्था हो गया। और अगर इस शब्द की उत्तरावस्था बनानी हो तो आप क्या करोगे? ऐसे लिखोगे सुंदर और पीछे ता और रा उठा के लगा दोगे, यहां से सुंदरतर हो जाएगा। और यहीं पे अगर उत्तमावस्था बनानी है तो आप क्या करोगे? यहां लिखोगे सुंदर और सुंदर में क्या करोगे? आप ता और माँ उठा के लगा दोगे। तो जैसे ही ता और माँ लगाओगे यहां से उठा करके, ये सुंदरतम बन जाएगा। पूरा पोस्टमार्टम हो गया। अब कह रहे सबसे कुरूप है, इसका मतलब क्या हो गया? ये आपकी उत्तमावस्था बन गई। सी वाला आंसर आपका राइट होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा पिताजी पूर्णतया स्वस्थ हैं। देखो तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लग करके बनाया जाता है, वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। संज्ञा सर्वनाम और उसमें, और तद्धित प्रत्यय के 8 भेद पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा पिताजी पूर्णतया स्वस्थ हैं। अब स्वस्थ है ये क्या है बच्चे? क्रिया है, एक क्रिया मानी गई है। इससे पूछो कितना स्वस्थ है, तो कह रहा पूर्णतया स्वस्थ है, पूरी तरह से। तो क्रिया की होने का क्या बता रहा है बच्चे? भाई क्रिया के होने का नापतोल बता रहा है, बोलो हाँ या ना, जल्दी जल्दी कमेंट करो सभी लोग। तो जब क्रिया के होने की नापतोल बता रहा है तो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक होगा, डी वाला। तो यहां माप बता रहा है, स्वस्थ की मात्रा बता रहा है कि कितनी मात्रा हमें स्वस्थ है। क्वेश्चन कह रहा है कि उझरी की झोरी कांधे, आनंद की सैली बांधे, मुंडन को कमंडल खप्पर की ओ कौरी है, कौरी के। इसमें रस कौन सा होगा? कह रहा है विभत्स रस है, वीर रस है, भयानक है, रौद्र है। आंसर करके बताओ सभी लोग। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चे? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, उत्साह। और विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा बोले तो जिसको आप घृणा कहते हो। अब यहां कह रहा है कि उझरी की झोरी कांधे, उझरी मतलब पेट की जो आते पचौनी है उनको निकाल के कंधे पे रखे हुए, मतलब जानवरों की जो उझरी है, जो आते वाते हैं आत्र वगैरह, वो पेट ऐसे निकाल के रखे। आतन की सेली बांधे, जो आत हैं उनकी सेली मतलब पुटकुरिया बांधे। मुंडन को कमंडल खप्पर की ओर कौर्य, मुंडन का जो कमंडल, मुंडो का मुंड को कमंडल खप्पर की ओर कौर्य है। कौर्य मतलब जो सिर है उनका एकदम ऐसे करके पूरा माला पहने हुए। तो यहां क्या कह रहा है? भयानक नहीं है ये दृश्य, भयानक थोड़ी है। अरे भाई ओझरी की झोरी कांधे मतलब अगर आप समझो आपके सामने एक जानवर है, आपके सामने एक जानवर है, उसका आपने पोस्टमार्टम किया और उसकी ऐसे उसमें हाथ डाले ऐसे दोनों, और हाथ डाल के उसकी जो उझरी की झोरी और आते वगैरह है उनको ऐसे खींच लिया और ऐसे उठा करके पीठ पे रख लिया। बताओ दृश्य कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? घृणा आएगी नहीं आएगी? तो विभत्स रस होगा। यहां घृणा की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस, आप जाइएगा किसी नॉनवेज वाली दुकान पे जहां पे कसाई ऐसे पीसेस करते हैं ना, उनको कभी काटते हुए देखिएगा। जब वो बीच से निकालते हैं ऐसे करके, तब आप देखोगे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर श्रृंगार रस है, नहीं अच्छा लग रहा है तो विभत्स रस है। अगर घृणा, किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है? वैभव क्षणिक का मतलब क्या हो गया? खुशी जो है वो क्षण भर की है। सांच को आंच नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कह रहा सांच को आंच नहीं मतलब सच को कोई डर नहीं होता, सत्य को डर नहीं होता। ठीक है? अधजल गगरी छलकत जाए, अल्पज्ञानी दिखावा अधिक करता है, अल्पज्ञानी दिखावा अधिक करता है, दिखावा अधिक करता है।
ठीक है। पांचों उंगलियां बराबर ना होना, सब एक समान ना होना, सब एक समान ना होना, या सबका एक समान ना होना, ऐसे कर देंगे। 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात। एक बार पूछा गया था 4 दिन की चांदनी में कौन सा कारक होगा, तो 4 दिन की चांदनी, यहां पे संबंध कारक है, ध्यान रखिए, संबंध कारक है, 4 दिन की चांदनी में संबंध कारक है। तो आंसर आपका डी वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा। क्वेश्चन करा कि मुझे 300-400 रुपए चाहिए, वाक्य में कौन सा विशेषण है, निश्चित, अनिश्चित, निश्चित परिमाणवाचक। अब देखो जो संख्यावाचक होता है ना, संख्यावाचक, ये जो संख्यावाचक होता है भैया, संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद, निश्चित अनिश्चित। परिमाणवाचक विशेषण के, परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित अनिश्चित। लेकिन जब आप निश्चित संख्यावाचक में जाते हो तो 5 भेद आपको अलग से पढ़ने पड़ते हैं, 5 भेद आपको अलग से पढ़ने पड़ते हैं। तो मुझे 300-400 रुपए, रुपए की विशेषता क्या बता रहा है भैया, रुपए, सॉरी, ये जो रुपए हैं, रुपए विशेष है, इनकी विशेषता बता रहा है। कह रहा कितने रुपए चाहिए, कह रहा 300-400 दे दो, तो पूछ रहा 3 या 400, कह रहा 300-400 दे दो। तो ये एग्जैक्ट संख्या नहीं बता रहा है। हाँ, अनिश्चित पूर्णांक संख्या थोड़ी होता है, अनिश्चित में कोई पूर्णांक का पूर्णांक नहीं होता, अनिश्चित खाली एक अकेला इकलौता है बेचारा, उसका कोई बच्चा नहीं। लेकिन निश्चित के 5 बेटे, समझ रहे हो, तो अनिश्चित इकलौता है बेचारा। तो यहां क्या कह रहा है, 300-400 रुपए। अब ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा 3 या 4, तो राउंड फिगर में बता देता तो निश्चित हो जाता। 300-400 कह रहा है तो एग्जैक्ट नहीं है, इसका मतलब अनिश्चित संख्यावाचक है, कि निश्चित नहीं बता रहा 300 है या 400। अगर कहता 300 तो निश्चित हो जाता। हाँ, अगर 150 रुपए कह देता तब भी निश्चित हो जाता, आपका अपूर्णांक बोधक में आ जाता। क्वेश्चन अगला कह रहा है राम को श्याम से तिगुना फायदा हुआ। अब यहां पे आओ, थोड़ा और अंदर लेकर के चलता हूं। अब आपने पढ़ा निश्चित संख्यावाचक, आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा निश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक जब आप यहां पे पढ़ते हो तो निश्चित संख्यावाचक में आप देखते हो कि भैया इसके 5 भेद आपने बताए। अब 5 भेद कौन कौन से होते हैं, तो पहला कौन सा होगा, गणनावाचक। पेन चेंज करता हूं, पहला कौन सा होगा, पहला आपका होगा गणनावाचक। गणनावाचक के अपने 2 भेद होते हैं, एक होता है पूर्णांक भेदक, पूर्णांक बोधक, और एक होता है आपका अपूर्णांक बोधक। लोग इसी को 6 बता देते हैं, 3-6 नहीं, 5 ही माने जाते हैं। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा आपका यहां पे हो जाएगा समुदाय बोधक। अरे चल जा भाई, समुदाय बोधक हो गया, समूह बोधक होगा, तो समुदाय बोधक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा कौन सा होता है यहाँ पे, तीसरा होता है आपका क्या बोलते हैं इसको, गणनावाचक, क्रमवाचक हो जाएगा, क्रमवाचक। क्रमवाचक के बाद चौथा कौन सा होता है, चौथा आपका हो जाएगा आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक। और आवृत्तिवाचक के बाद पांचवा कौन सा होता है, तो पांचवा होता है आपका हरेक या प्रत्येकवाचक। अब ऐसे लिख के नहीं बताऊंगा, ऐसी वर्बली बताऊंगा, समझिएगा, एक एक के बारे में बताऊंगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि आप मेरे साथ हो। राम को श्याम से दुगुना फायदा क्या है, विशेष्य है, भाववाचक संज्ञा है। कितना फायदा, 3 गुना। तो ये कौन सा है, निश्चित संख्यावाचक है बच्चे। कौन सा है मेरे भाई, आप कहोगे सर ये निश्चित संख्यावाचक है, पहली बात। दूसरी बात यहां क्या बता रहे, निश्चित संख्यावाचक में कौन सा है, तो गणनावाचक में अगर कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूं गिन 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 के, तो पूर्णांक बोधक हो जाता। अपूर्णांक बोधक में क्या होता है, 1.5 2.5 3.5 2.25 ऐसे, 3.25, ये आपके अपूर्णांक बोधक हो गए। समुदाय बोधक में क्या होता है, सन्नी देवल क्या कहता है, 7 भाइयों को एक साथ मारूंगा, दोनों यहां चले आओ, 3 एक साथ आना, 5 दौड़ लगाना, 10 ऐसे करके आता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका समुदाय बोधक होगा। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला सीन आ जाएगा यहाँ पे। आवृत्तिवाचक में क्या होता है, आपका गुने की बात करता है, 4 गुना, 10 गुना, 2 गुना, 50 गुना, 1000 गुना, तो ये गुने की बात करता है। और हर एक की बात करेगा तो एक एक प्रत्येक, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, किसकी बात कर रहा है, आप कहोगे सर यहाँ पे आवृत्तिवाचक की बात कर रहा है, गुने की बात कर रहा है, तो गुना मतलब आवृत्तिवाचक। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा मैं खुद इसके बारे में सोच रहा था। अब ये कौन सा सर्वनाम है, तो मैं की, अच्छा खुद की बात भी कर रहा है, मैं खुद। मैंने आपको क्या बताया कि जहां भी ऐसे शब्द आ जाएं, अपने आप, स्वयं, स्वतः, खुद, ऐसे शब्द जब कोई करता है अपने द्वारा खुद काम करता है, जैसे मैं अपना खाना को स्वयं बनाता हूं, मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूं, समय हो गया क्या। अच्छा एक क्वेश्चन और है बस। तो यहां अगर मैं कहता तो पुरुषवाचक हो जाता, लेकिन कह रहा खुद, यहां पे निजवाचक हो गया। जब खुद है तो हमेशा प्रायोरिटी इसी को देंगे, डी वाले को। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दानवीर में कौन सा समास है बताइएगा।
तो दानवीर, बताओ दानवीर में कौन सा समास है? जल्दी जल्दी आंसर करो स्पीड में, बताइए सर, आप ही बताइए, बताओ दानवीर में कौन सा समास है? दान में क्या है बच्चा? दान में वीर है ये, तो यहां क्या हो जाएगा? अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष होगा, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। आंसर आपका डी वाला राइट होगा। कल से थोड़ा स्पीड और रखूंगा बरकरार, ताकि आप लोग का यार